वेलकम टू माय चैनल दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन। हम पिछले कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 6 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हम एक नए अप्रोच की बात करेंगे जो साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के पूरी इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जो साइकोलॉजी के सोचने के तरीकों में एक अलग ही बदलाव लाया। उस स्कूल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसने मनोविज्ञान को बहुत अधिक प्रैक्टिकल और एवरीडे लाइफ से जोड़ दिया। उस स्कूल का नाम है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस हिंदी में जिसे कहते हैं मनोविश्लेषणवाद, और इसके प्रणेता थे, इसके फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रिया के थे और इनकी ग्रेजुएशन वियना यूनिवर्सिटी से हुई थी 1873 में। ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ये एक मेडिकल प्रोफेशनल थे, न्यूरोसर्जन थे। अब इस न्यूरोलॉजिस्ट थे। अब न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी, इनकी यहां कौन से लोग आएंगे? आपको पता होगा, जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार थे, जो डिप्रेशन के शिकार थे, या बहुत ऐसे जो मेंटल न्यूरो से रिलेटेड, तंत्रिका से संबंधित जो समस्याओं से गंभीर रूप से ग्रसित पेशेंट थे, वही इनके पास आते थे और इन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जब इनके और इनके ग्रुप के जो और डॉक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि देयर इज नो एनी फिजिकल कॉज इन्वॉल्व बिहाइंड द डिसऑर्डर्स सफर्ड बाय द डिफरेंट पेशेंट्स। किसी को हेलुसिनेशन था, किसी को इल्यूजन का प्रॉब्लम था, कोई मैनिक डिप्रेशन का शिकार था, कोई सिजोफ्रेनिक हो रहा था, कोई फोबिया के शिकार थे, कोई मेनिया के शिकार थे। तो इस तरह के विभिन्न रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के इलाज करने के दौरान उन्होंने देखा कि ये फिजिकल कॉज के अलावा भी कुछ और दूसरे कॉज इन्वॉल्व है इसके पीछे। और पहले इन्होंने कहा, अब इनके जो ट्रीटमेंट करने का तरीका निकाला, वो तरीका था हिप्नोटिज्म का, हिप्नोसिस का यूज किया इन्होंने। सम्मोहन जिसे आप कहते हैं, आज भी आप कहते हैं कि हम ये व्यक्ति दूसरे से सम्मोहित हो गया, और सम्मोहन विद्या की बात करते हैं, वो साइकोलॉजी में है हिप्नोसिस। और बहुत प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके साइकियाट्रिस्ट दिखाते हैं कि सम्मोहन क्या है। तो पहले इन्होंने इस तरह से ट्रीटमेंट किया, लेकिन बाद में इन्होंने एक नए अप्रोच को डेवलप किया, जिस अप्रोच को हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन अप्रोच। फ्री एसोसिएशन अप्रोच, स्वतंत्र संबंधन जो प्रविधि, एक फ्री एसोसिएशन अप्रोच को इन्होंने डेवलप किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पेशेंट्स थे, जो इन प्रॉब्लम के शिकार होते थे, उनको एक माहौल देते थे जिसमें वह जो भी उनके थॉट्स में, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो फॉरबिडन है, जो सप्रेस्ड है, रिप्रेस्ड है, वो अपने सारे फीलिंग्स को बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से एक्सप्रेस करे। एक तरह से आप कह सकते हो कि he gave the patients a way to catharsis their emotions, to express their inner conflicts. They give a way by which they can express their inner thoughts, suppressed experiences, forbidden experiences of life, some humiliation that they felt in their previous life, means अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में लाने की प्रक्रिया को इन्होंने इजाद किया, जिसे फ्री एसोसिएशन कहा गया। फ्री एसोसिएशन अप्रोच को इन्होंने डेवलप किया और इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि वट एवर द पर्सनालिटी वी हैव राइट नाउ,
जो भी हमारा व्यक्तित्व है अभी इस वक्त, उसके पीछे हमारा अनकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक जिम्मेदार है। अनकॉन्शियस माइंड जो हमारी दबी हुई इच्छाएं थी, हमारी जो डिजायर्स था, हमारी जो अब बहुत ऐसे ड्रीम्स थे जो पूरा नहीं हुआ, ऐसे ख्वाब थे, जो सपने थे, या हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें घटी जो कि हमने उसे, वो ऐसा था कि हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह अगर हम एक्सप्रेस करते तो लोग, सोसाइटी के लोग हमें गलत कहता। हमारी कुछ ऐसी डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, तो हमने उसको क्या क्या सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। उसी को हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन जिसको कहा जाता है। और इनका कहना था कि अवचेतन मन सबसे अधिक हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, सिगमंड फ्राइड का कहना है। और इन्होंने तीन चीजों को, जो फोर्टे है, जो मेन है साइकोएनालिसिस थ्योरी में, इन्होंने कहा क्या कि अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो दबी इच्छाएं, संवेदनाएं हैं, जो आपके ख्वाब थे, जो सपने थे, जो ड्रीम्स थे, जो पूरे नहीं हुए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको आपने कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने कहा कि दूसरा, सेक्स एंड एग्रेशन इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड ये सेक्स को इन्होंने कहा कि लिबिडो है। इन्होंने कहा कि ये एक तरह से एनर्जी पॉकेट है। सिगमंड फ्राइड has greatly influenced by a German physicist, Hermann von Helmholtz। ये बहुत अधिक हरमन वॉन से प्रभावित थे, जो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। हरमन वॉन जो एक फिजिसिस्ट थे, उससे बहुत अधिक ये प्रभावित थे। तो इनका कहना क्या था कि हम जितने भी अब व्यक्ति के बिहेवियर है, उसकी व्याख्या जैसे फिजिक्स के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, उसी तरह हम इसे कर सकते हैं। और फिर इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बहुत ही प्रभावित थे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन, ऊर्जा का जो संरक्षण का सिद्धांत हम जिसे कहते हैं, कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम ऊर्जा को एक से अधिक चीजों में बदल सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि सेक्स इज ऑल्सो एनर्जी पॉकेट ऑफ अ ह्यूमन। एक व्यक्ति के जो शरीर में ये जो सेक्सुअल डिजायर्स है, और इनका कहना था ये एकदम इन्फेंट से हमारे में रहता है, सेक्सुअल डिजायर्स, और ये एनर्जी पॉकेट है। तो अगर हम उस एनर्जी पॉकेट को हम अगर चैनलाइज कर दें, हम उसको सब्लिमेट कर दें, उसे बेहतर तरीके से क्रिएटिव डायरेक्शन में दे दें, तो पर्सनालिटी उसी तरह से डेवलप होगी। और अगर हम उस सेक्सुअल डिजायर्स को सप्रेस करेंगे, उसको कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए। अगर सप्रेस करेंगे तो एनर्जी पॉकेट है, और वह एनर्जी पॉकेट क्या होगा, गलत तरीके से कहीं ना कहीं सरफेस पे आएगा। और सो वी हैव टू हैंडल द सेक्सुअल डिजायर्स, दैट इज द लिबिडो, दैट इज द एनर्जी पॉकेट, and that is basic instinct of a human being should be channelized in a proper way by which they may develop a holistic personality. They cannot divert this energy due to suppression in a bad direction. और इनका कहना था कि एग्रेशन, जो हमारे में हिंसात्मक प्रवृत्ति है, वह बाय इनबॉर्न है। और वो एग्रेशन को अगर उस एग्रेशन को चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही सोशली एक्सेप्टेबल वे में कन्वर्ट कर देते हैं।
हम उसको दूसरी चीजों में क्या करते हैं, सब्लिमेट कर देते हैं। हम आगे जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो कैसे करते हैं उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो सेक्स को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना, एग्रेशन को और अनकॉन्शियस माइंड को। इनका कहना था कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सेक्सुअल डिजायर्स दैट इज लिबिडो, द बेसिक इंस्टिंक्ट, और एग्रेशन दैट एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक। और इसीलिए छोटे बच्चे को भी नोचने को, धक्का देने का जो प्रवृत्ति होता है, किसी को जो है किसी चीज को गिराने की प्रवृत्ति, इनका कहना था कि ये सारा वो रिफ्लेक्शन है हमारे एग्रेसिव बिहेवियर का। दिस इज द constant amount of psychic energy for any given individual which called libido। इसकी इन्होंने बात की सेक्स और एग्रेशन की। ये 3 कंपोनेंट पर इन्होंने बहुत अधिक फोकस किया और कहा कि पर्सनालिटी को गवर्न करने में ये 3 जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप देखेंगे कि एक अकेला थ्योरी है, जितने भी आप लर्निंग की थ्योरी, पर्सनालिटी की थ्योरी देखेंगे तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट कहां से हुआ है, एकेडमिक फील्ड से, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के दौरान। लेकिन इट इज द ओनली पर्सपेक्टिव दैट डेवलप फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस। साइको एनालिसिस का जो जेनेसिस हुआ है वह हुआ है क्लिनिकल प्रैक्टिस से। मीन्स एक न्यूरोलॉजिस्ट जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा था उसके दौरान यह विकसित हुआ। एक्चुअली हुआ, एक स्टोरी है इसके पीछे। एक लड़की है और वो लड़की वो पैरालिसिस मार देता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू न्यूरो। अब वो लड़की क्या करती है, जो है जब पैरालिसिस होता है तो उसे ले जाया जाता है हॉस्पिटल सिगमंड फ्राइड के पास। सिगमंड फ्राइड जब उसे देखता है, उसका कोई फिजिकल ऐसा कुछ भी फिजिकल कॉज उसे नहीं मिल पाता है, तो फिर वह उससे बात करना शुरू करते हैं। बात करते 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 एक बहुत सारी चीजें वह अपना बताना शुरू करती है। एक्चुअली क्या होता है कि उसकी एक बड़ी बहन होती है और वो उस बड़ी बहन की शादी होती है और शादी एक बहुत ही डैशिंग और हैंडसम बंदे के साथ हो जाता है और उसको देख करके वो ये खुश होती है। लेकिन धीरे धीरे ये खुशी उसके लिए स्थायी नहीं रह पाता है। इसके अंदर में उसको पाने की एक चाहत जग जाती है, एक सेक्सुअल इंक्लाइनेशन उसके तरफ था, एक आकर्षण था। लेकिन सामाजिक बंधन, अब देखिए ये अनकॉन्शियस माइंड वो उसकी तरफ उसकी डिजायर है, वो इंटीमेट होना चाह रही है, लेकिन सोसाइटी की जो बाउंडेशन है, जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज हमारे सोसाइटी ने स्थापित किया है, उसके कारण वो क्या हो जाती है, अपने को रिस्ट्रेन करती है, अपने उस डिजायर को सप्रेस कर देती है, दबा देती है, दमन कर देती है और उसे भुला देती है। ये सिलसिला चलता रहा, मिस कॉन्फ्लिक्ट उसके लाइफ में चल रहा था। सडनली एक दिन कुछ ऐसी कॉज होती है, उसकी सिस्टर का डेथ हो गया। अब उसकी सिस्टर के डेथ होने के बाद ऑटोमेटिकली उसे क्या होता है कि क्या होना चाहिए, आप कहेंगे उसे दुखी होना चाहिए, उसे रोना चाहिए। वो रो नहीं रही थी, वो हंसना शुरू कर दी। हंसना शुरू कर दी कि मेरे रास्ते से मेरी सिस्टर चली गई, अब उसके हस्बैंड को मैं पा सकती हूं। एक सडन एक जो इमोशनल इंपल्स था वो बहुत जॉयफुल था, बहुत हैप्पी था और उसको स्टिमुलेशन पूरे बॉडी में हुआ। अब क्या हुआ कि ये सोचते ही उसके दिमाग में एक दूसरा पक्ष भी आया, मैं कितनी नीचे गिर गई हूं कि मेरी बहन की लाश मेरे सामने पड़ी है और मैं ये सोच रही हूं कि मैं उसके पति से शादी कर लूंगी। अब देखिए दो चीजें, बहुत गर्म और बहुत ठंडा चीज एक साथ अगर आप देंगे तो वो चटक जाता है। देखिए कैसे एक जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन और उसी पर ये जो थॉट, ये दोनों टकराहट हुई और इसके कारण उसके तंत्रिका पर इसका प्रभाव पड़ा और वह पैरालिसिस की शिकार हो गई। मीन्स what are some physical causes that we are suffering have
bad experiences of your life, the unconscious mind, the desires or suppressed thoughts are the real cause of that, reflected in right now in your behavior. अब इन्होंने कुछ बातें जो कही कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इन्होंने यह एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, एक नया एम्फेसिस रहा जो है अनकॉन्शियस माइंड पर, एक नई तरह से, जहां की बिहेवियरिज्म बाह्य चीजों को देख रहा था, कॉग्निटिज्म इंटरनल चीजों को देख रहा था। इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया और यह आज के डेट में थेरेपेटिक टेक्निक भी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड के अप्रोच का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है और आज भी हो रहा है। 1960-70 में तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन आज की डेट में भी अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाएंगे तो साइको एनालिसिस, साइकोडायनामिक अप्रोच का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। अगर आप बहुत सारी बातें आगे हम करेंगे जब हम पर्सनालिटी असेसमेंट में टैट की बात करेंगे, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात करेंगे, जब जो है कैट की बात करेंगे, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट की बात करेंगे, जब हम रोथशाइल्ड ब्लॉट टेस्ट की बात करेंगे, तो देखेंगे कि इन जो अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन कैसे हमारे व्यवहारों में होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जब पर्सनालिटी चैप्टर में बात करेंगे तो ये एक थेरेपेटिक टेक्निक के रूप में भी यूज हुआ। और याद रखिएगा ये क्लिनिकल प्रैक्टिस से शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि इनका कहना था कि मोटिवेशन बिहाइंड अनकॉन्शियस विशेस most always involve sex and aggression. Unconscious mind, the thoughts, attitudes, impulses, wishes, motivation and emotion of which we are unaware. हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं, हम भूल गए हैं, that are the main point. Stresses the importance of early childhood experiences, believing that personality was formed in the first 6 years of life. इनका कहना था कि जीवन का शुरुआत का 5 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत के जो 5 years है, 5 to 6 years is the most important for the personality development. उस समय हम उनसे क्या इनपुट देते हैं, हम उसके सेक्सुअल डिजायर्स, दैट इज लिबिडो, उसके एग्रेशन को कैसे चैनलाइज करते हैं, सब्लिमेट करते हैं, उसमें उसकी उस एनर्जी को कैसे क्रिएटिव डायरेक्शन में देते हैं, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वह उसके बाद के पर्सनालिटी को डिटरमाइन करेगा। हम आगे चल करके जब एरिक क्रिस्टन की बात करेंगे जो सिगमंड फ्राइड के ही शिष्य थे, तो उन्होंने कैसे उसे 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है कि इनका कहना था चाइल्डहुड अनअवेयर, अनएक्सेप्टेबल, फॉरबिडन एंड पनिश्ड आर ड्राइवन आउट ऑफ कॉन्शियस awareness and become a part of unconscious when they continue to influence our thought, feelings and actions. कि ये जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे, जो अनएक्सेप्टेबल, फॉरबिडन थे, जो पनिशमेंट हमें मिला था, जो एक्सपीरियंसेस हमारे थे, जो दबाव हुआ था, वो क्या करता है, वो अनकॉन्शियस माइंड हमारे कंटिन्यू इन्फ्लुएंस करता रहता है, हमारे थॉट को, हमारे एक्शंस को और हमारे फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को। अनकॉन्शियस थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन ड्रीम्स, और इसीलिए इन्होंने ड्रीम एनालिसिस दिया। ड्रीम एनालिसिस कि इफ यू वांट टू एनालाइज द कॉज ऑफ एनी बिहेवियर or any action of the person, you can find out the real cause through the dream analysis. और ये जो काम फ्री एसोसिएशन अप्रोच करता था वही ड्रीम एनालिसिस। इसीलिए इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और इनकी एक और बुक है द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, that is written in 1901, 1901 ईस्वी में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और इंटरप्रिटेशन ऑफ जो ड्रीम्स है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वाज पब्लिश्ड इन 1900, 1900 ईस्वी में इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आया। और
इनका जो अप्रोच था, इनके आने के बाद साइकोलॉजी आम लोगों के जीवन में समा गया, लोग जानने लगे, लोगों की उत्सुकता बढ़ी और एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद दिया। और इसके कारण साइको एनालिसिस को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, बिकॉज इट मेक द साइकोलॉजी अ कप ऑफ everybody. They come in the talking terms of the dining tables, कि लोग अब आप उसके बारे में अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने बेडरूम में बात करने लगे, मतलब आम लोगों के बीच यह प्रचलित होने लगा और इसका प्रैक्टिकल यूज होने लगा और इस कारण से इसे फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा गया। जैसे आपको बताया था कि सेकेंड फोर्स बिहेवियरिज्म को कहा गया क्योंकि इसका भी बहुत ही उपयोग हुआ आगे चल करके आम लोगों के जीवन की समस्या का समाधान करने में। अनकॉन्शियस थॉट्स एक्सप्रेस्ड इन ड्रीम्स, स्लिप ऑफ टंग एंड फिजिकल मैनरिज्म। इनका कहना था कि जो अनकॉन्शियस हमारे थॉट्स है वह कैसे रिप्रेजेंट होता है, जो ड्रीम्स, आप सपना देखते हैं और जब सपनों में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, बहुत कुछ होता है इन सपनों में, वो सपना क्या है जो आप सोचते हैं, जो आप जिससे दबा के वो एक्सप्रेस्ड हो जाता है आपके ड्रीम्स के थ्रू। और स्लिप ऑफ टंग, कभी कभी क्या होता है कि आप घर में रहते हैं, वाइफ का नाम है मीरा और आप एकाएक बोल देते हैं उमा पानी लेते आना, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये उमा कौन है। उमा आपके कॉलेज में पढ़ती थी और अब भी आपके दिमाग में वो बैठी हुई है और इसीलिए वो स्लिप ऑफ टंग के थ्रू वो रिप्रेजेंट हो जाती है, दैट इज अनकॉन्शियस, कॉन्शियस में आ गया एकाएक। स्लिप ऑफ टंग कहते हैं इसे ही फ्राइडियन स्लिप के नाम से जाना जाता है। और फिजिकल मैनरिज्म, अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो आपके फिजिकल मैनरिज्म में जो कुछ लोगों के हाव भाव, उनके चलने के तरीके, उनके हाथ को जो है चलाने के तरीके, बोलने के तरीके में भी आपके अनकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट होता है। सो अनकॉन्शियस माइंड इज very important according to Sigmund Freud. During therapy with patients, Freud used the method of free association, in which the patient was instructed to say whatever comes to mind as a way of bringing unconscious wish to awareness. Analysis of dream also served the same purpose. We have already discussed about these things. फ्री एसोसिएशन बाद में वो काउंसलिंग की टेक्निक में यूज होने लगा, जिसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव टेक्निक के रूप में फ्री एसोसिएशन का यूज होने लगा काउंसलिंग करने में लोगों में। अब बात करेंगे हम, इन्होंने हमारे माइंड को 3 भागों में बांटा। अब ये 3 भाग क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं इन्होंने जो देयर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी दिया, उससे पहले इन्होंने माइंड को 3 भागों में डिवाइड किया और हमारे मन की तुलना इन्होंने एक आइसबर्ग से किया। आइसबर्ग मतलब बर्फ के टुकड़े से किया। अब अगर आप देखेंगे कि अगर बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा लें और उसको पानी में डाल देंगे तो लगभग 90% हिस्सा सबमर्ज्ड हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है और मात्र 10% हिस्सा क्या होता है कि वो आपको दिखते रहता है। तो 90% हिस्सा क्या होता है, दब जाता है। इन्होंने एक इस तरह से मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किया, कहा कि 90% हिस्सा जो दबा हुआ रहता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। अवचेतन मन 90% हिस्सा, तो 10% जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचता है वह चेतन और अर्धचेतन है। अब अर्धचेतन क्या है
ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच एक कड़ी का काम करता है, एक लिंकेज का काम करता है, जो अनकॉन्शियस चीजों को कॉन्शियस में लाने का काम करता है। लाइक कि आपके दिमाग में आपके राष्ट्रपति का नाम आपको याद है रखा हुआ, आपने कभी याद किया था, आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ दे और वो आपने कभी सुना था, वो आपके माइंड में है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो कॉन्शियस में आ जाएगा। तो ये प्री कॉन्शियस क्या होता है, अर्ध चेतन क्या होता है, सबकॉन्शियस के नाम से भी जाना जाता है कि ये कड़ी है। और कॉन्शियस क्या होता है, व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज आवर कॉन्शियस स्टेट, चेतन अवस्था, about which we are very much aware what is happening around us and what I am doing. I'm aware about these things, but there is so many physical mannerism, the languages you use, and there may be some slip of tongue. It is due to some unconscious thoughts are come in conscious state due to linkage between conscious and अनकॉन्शियस थ्रू प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो इन्होंने तीन भागों में बांटा। अब आप एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी साइकोलॉजी में और हरियाणा टेट में क्वेश्चन भी ये पूछा था कि अमोंग दीज विच वन इज द टोपोलॉजिकल थ्योरी और विच थ्योरी इज आल्सो नोन एज अ टोपोलॉजिकल थ्योरी। अब ये टोपोलॉजिकल क्या होता है, आप याद रखिएगा, टोपोलॉजिकल थ्योरी मींस व्हेन to propose any social theory, social science theory, when we use mathematics or science, chemistry or physics, is known as topological theories. Means when to propound or to propose to explain any social science theory, we use mathematics or science, then it become a topological theory. और यहां भी देखो उन्होंने टोपोलॉजी का यूज किया है, इन्होंने 90, 10% स्टैटिकल टर्म्स को यूज किया, परसेंटेज टर्म्स को, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टोपोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। दूसरा टोपोलॉजिकल थ्योरी है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और सोशल कॉग्निटिविस्ट भी बोल सकते हैं, जो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया कुर्ट लेविन, उन्होंने भी अपने अधिगम क्षेत्र का जो सिद्धांत दिया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिजिक्स के जो है प्रोपोजिशंस को यूज किया था, और इसीलिए उनके थ्योरी को भी टोपोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। तो तीन पार्टों में पहले इन्होंने मन को माना, फिर इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बताया, और इन्होंने कहा कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। पहला को कहा ईड, हिंदी में ईदम कहते हैं, लेकिन आप जब भी जाओगे, आपको हिंदी मीडियम में भी आप अगर कर रहे हैं तो आपको ईड को जो एक्सप्लेन करेगा, और ईड ही टर्म्स यूज करता है हिंदी में भी। ईड जो है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी एंड पार्ट फ्रॉम विच द ईगो एंड सुपर ईगो लेटर डेवलप्स। कि ये ऐसा पार्ट है, ईड पार्ट, जो हमारा सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहला है, और बाद में जो ईगो और सुपर ईगो डेवलप होता है वह ईड के बेसिस पे भी डेवलप होता है। ईड क्या होता है, ये इन्फेंट्स में होता है, ये होता सब में, हर स्टेज में होगा, लेकिन इन्फेंट से ही स्टार्ट हो जाता है ईड। ये प्लीजर सीकिंग पार्ट है, ये हमेशा खुशियां खोजता है, दे डू नॉट सी द फ्यूचर, ये दूरदृष्टा नहीं होता है, इसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये प्लीजर सीकिंग है, प्लीजर सीकिंग पार्ट है, ये हमेशा प्लीजर चाहिए इसे, ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए इसको, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और ये मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहला प्रिमिटिव, बेसिस ऑफ ऑल अदर structures of personality develops on it only. It pleasure seeking part, immediate gratification, और शॉर्ट साइटेड होता है, ये आगे की बात नहीं सोचता है, और
इमोरल होता है, अनैतिक होता है, इसे मजा चाहिए। देखो इसको इस तरह से लो कि हम एक बच्चा है और अपनी बहन को जाके कहता है भाई चल अमरूद जो है खाते हैं, कहता है चल अमरूद खाते हैं। अब वो ये नहीं सोच रहा है चुराना है उस अमरूद को, ये नहीं सोचता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, अगर पकड़ाएंगे तो मार लगे, अरे मार लगेगी, पकड़ाएंगे तब ना, अब मजा तो आएगा खाने में। मींस उसे प्लीजर चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को इस तरह से लीजिए, एक बच्चा है बहुत अच्छा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी बोलने के तौर तरीके बहुत अच्छा है, इंग्लिश में कमांड है उसका, उन प्रोनाउंसिएशन स्किल बहुत बेहतर है। तो वो बच्चा क्या करता है कि देखता है कि अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले और आगे चल करके उसके उस स्किल के कारण वो प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि उसे दिखा कॉल सेंटर अभी 20,000 रुपया दे रहा है, उसने अपने दूर को नहीं देखा, इमीडिएट को देखा, अपने इस प्लीजर को देखा कि अभी लेंगे, अभी जीन्स पहनेंगे, अभी टी शर्ट पहनेंगे, अभी जो है ये जूते पहनेंगे, इमीडिएट को हमें जो है दूसरे को दिखाना होगा। तो वो सारे के लिए उसने क्या किया, दूर की नहीं सोचा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ गया और कहां चला गया, कॉल सेंटर में। उसकी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल बदल गई, उसकी वो कम्युनिकेशन स्किल उसे काम तो दिया लेकिन उससे बहुत बड़ा काम उसे आगे मिल सकता है। तो दैट इज इट, जब हावी होता है तो हम अपना सोचना बंद कर देते हैं, इमोरल होता है, प्लीजर सीकिंग होता है, ये याद रखिएगा। और फिर जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बड़ा होना शुरू होता है, चाइल्डहुड में आता है, थोड़े 5-6 साल के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें ये समझ में आने लगता है कि अगर हमें टॉयलेट तक जाना है तभी हम अपने जो काम है बायोलॉजिकल कॉल को पूरा कर सकते हैं। और जो है तब तक वो क्या करेगा, होल्ड रखेगा उसे, जब तक कोई उसे जो है वो अगर जो है कोई है पहले से वो खाली नहीं हो जाता है तब तक वो रुका रहेगा। मतलब अब वो समझ रहा है कि इमीडिएट हमें कोई चीज नहीं मिल सकता है। Children soon learn their impulses cannot always be gratified immediately. कि अब बच्चा सोचने लगता है कि ग्रेटिफिकेशन जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब वह रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करने लगता है। अब ये जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है कि क्या वास्तविक दुनिया में हो सकता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये वास्तविक होता है, ये लॉजिकल पार्ट होता है, हर चीज को लॉजिकल पार्ट होता है ये हमारे पर्सनालिटी का, कि हम जो भी करेंगे और ये बहुत अधिक जो है वास्तविकता में जीता है, रियलिस्टिक होता है और लॉजिकल होता है, तर्क वितर्क के साथ कामों को करता है, ना तो बहुत फार साइटेड होता है, ना तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ता है। और एक तरह से आप कर सकते हैं कि वास्तविक दुनिया में जीने के लिए जो चीज चाहिए वह ईगो ही है, जो आपको एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर पर्सनालिटी प्रदान कर सकता है। तो वो आपका कहलाता है ईगो पार्ट, जो आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। अब थर्ड जो बात आती है सुपर ईगो पार्ट। सुपर ईगो पार्ट जो है हमारा, the third part of the personality is the super ego, which judges whatever action are right or wrong. More generally, the super ego is the internalized representation of the values and morality of the society. It is the individual consciousness as well as his her image of moral ideal person. कि whatever we see, the standards established by our society, the values, what is wrong and what is right, so it is known as moral chariot. जो नैतिक सारथी का काम है वह सुपर ईगो करता है। ये फार साइटेड होता है, ये कहता है कि जो दुनिया है ये तो माया है और हमें मोक्ष, अल्टीमेट गॉड की प्राप्ति में रहना चाहिए। मींस ये हाईली
जो आइडियलिस्टिक बात करता है, ये आइडियल होता है, ये आदर्शवादी हिस्सा होता है हमारे, ये हमारा नैतिक होता है, ये हमारे आदर्शों को निर्धारित करता है, ये हमारे वैल्यूज को निर्धारित करता है। और जो हम आइडियल पर्सन और पर्सनैलिटी को अपने आसपास देखते हैं, हम उसको अपने स्टैंडर्ड में लाना चाहते हैं। दैट इज सुपर ईगो। अब देखो कि इसको अब ईगो वाले पार्ट के जो एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हम कहते हैं अरे बहन चल फ्रिज के ऊपर में मिठाई रखी है, खा लेते हैं। अब वो बहन कहती है भाई खाने का तो मन कर रहा है, लेकिन ये मम्मी बाहर क्यों फ्रीज के रखी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अगर खाएंगे तो पॉइजनस तो नहीं हो गया, या कोई जो है बिल्ली वगैरह मुंह तो नहीं डाल दी इसलिए बाहर मार रख दिए फेंकने के लिए। आने दो, खाएंगे जरूर, मम्मी से पूछ करके खाएंगे। ईगो। और सुपर ईगो की बात इसी को हम एग्जांपल के थ्रू पर करते हैं। अगर वो कहती है नो नो we should not eat the sweets, it is dangerous and it will develop diabetes in us, so we should not eat। अगर वो कहता है कि नो नो इंडिया जो है बहुत अधिक डायबिटीज पेशेंट इंडिया और चाइना में है, और वो कहता है कि इसलिए ना हमें नहीं खाना चाहिए, सो we should avoid it, it will create cavity। अगर ये बच्चा ये कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सुपर ईगो में जी रहा है। तो तीन तरह की बातें हुआ, एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एक रियलिटी प्रिंसिपल, और एक बहुत अधिक नैतिकता की बात करता है, तो वो कहलाता है सुपर ईगो। अब क्या होता है इन तीनों के बीच में, ईड और सुपर ईगो के बीच में खींचतान होते रहती है। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि एक बेस्ट जो है पर्सनालिटी या एक बैलेंस पर्सनालिटी किसे कहेंगे, उसके कई आंसर्स हो सकते हैं। आवर ईगो शुड बी फ्लेक्सिबल। हमारा ईगो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एबल टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द डिफरेंट सिचुएशन, देन वी बिकम अ पर्सन विद अ बैलेंस पर्सनालिटी। और क्या हो सकता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड ईगो। ईड इमीडिएट चाहता है और ये क्या चाहता है, अब सुपर ईगो आदर्श की बात करता है। तो इसको अगर ईड और ईगो में बैलेंस हो तो हमारा पर्सनालिटी बेहतर हो सकता है। मींस इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ईड एंड ईगो, देन आवर पर्सनालिटी बिकम बैलेंस्ड, संतुलित होगा। और इफ आवर ईगो हैज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच to adjust or adapt with our environment, then our personality become balanced। और इस बात को और आगे की ले चले तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके 3H आपस में बैलेंस्ड हैं, अगर हम 3H की बात करते हैं, 3H हेड, हार्ट और हैंड, अगर ये तीनों आपस में बैलेंस्ड है तो आपकी पर्सनालिटी बैलेंस पर्सनालिटी कहते हैं। मतलब इन तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में एक तादात्म्य है, एक लिरिकल जो है एटमॉस्फेयर है, एक सिंक्रोनाइजेशन है, तो हम इसे कहेंगे कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, बैलेंस्ड है। अगर उस बात को कहते हैं हेड का मतलब आपका कॉग्निटिव डोमेन, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है। अगर हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट हृदय, इमोशंस की बात है। यहां इमोशन मतलब आप जो सोचते हैं वो आपको इमोशनली भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, दूसरे के प्रति आपका व्यवहार, आपका स्नेह, आपका संबंध। और तीसरा हैंड, वो क्या है, साइकोमोटर डोमेन, द बिहेवियरल एस्पेक्ट, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग, हाउ यू आर डीलिंग विथ योर एटमॉस्फेयर। एंड इफ देयर इज सिंक्रोनाइजेशन, व्हाटएवर देयर इज योर माइंड in your heart, and it should be reflected through the behavior if they are synchronized, otherwise there is congregance, there is a disbalance between these, then your personality cannot be considered as a balanced personality. So your 3H, cognitive domain, psychomotor domain and affective domain should have a synchronization। और इसीलिए आप देखोगे अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार अलग है लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा देते हैं, तो उनके क्या है,
थॉट्स अंदर में कुछ और है, अनकॉन्शियस माइंड में, और वो एक्सप्रेस कुछ और करते हैं, तो वही पर्सनालिटी क्या होता है, डिसबैलेंस, एबनॉर्मल और अनसोशल एक्टिविटीज में पकड़ाए जाते हैं। बहुत सारे बाबाओं के बारे में आप जानते होंगे। सो दिस इज द साइकोएनालिसिस का आप स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। अब आप हम बात करेंगे कि इन्होंने अब जो अप्रोच दिया, इन्होंने लोगों को इलाज करने में एक मेथड को बहुत अधिक यूज किया, जो डेटा गैदर करने के लिए केस स्टडी मेथड को इन्होंने एक्सटेंसिवली यूज किया था टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर और फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। अब आप आगे बात करेंगे हम अब हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रपोज मनोलैंगिक विकास के स्तर, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज। इन्होंने कहा, उन्होंने जो डेवलपमेंटल के स्टेजेस को बांटा, वो कहा कि मनोलैंगिक जो हमारा विकास है वो उसमें इन्होंने सेक्स को महत्वपूर्ण माना था, तो उसके आधार पर उन्होंने 5 स्टेजेस में बांटा इसको। सबसे पहला स्टेज को मुखावस्था या ऑरल स्टेज कहा जाता है, जो 0 to 1 ईयर होता है, एंड द प्राइम एक्टिविटी ऑफ द infant in this year is nursing and sucking. रूटिंग रिफ्लेक्स होता है उसमें, बच्चों में बेबिंस्की इफेक्ट होता है। तो आप देखोगे कि बच्चों में सबसे पहले क्या होता है, ऑरल स्टेज। इसमें हर चीज बच्चा उठा करके अपने मुख में लेता है और उसके कारण उसे सेक्सुअल प्लीजर जो है वो प्राप्त होता है। अब इस बात को कहते हुए इनका सिगमंड फ्राइड का कहना है कि जो माँ अपने बच्चों को ऑरल फीडिंग करवाती है प्रॉपरली, इसमें 2 चीजें आती है, ना तो आपको ओवर फीडिंग कराना है ना लेस, नहीं तो बच्चा फिक्सेटेड हो जाता है। फिक्सेटेड होने का मतलब क्या होता है, उसे बाद में चल करके प्रॉब्लम होगी। अगर उसे प्रॉपर, देयर आर सो मेनी मदर हु इज वर्किंग एंड आर वेरी फिगर कॉन्शियस, they used to say that I do not feed, it will adversely affect my figure, so how can I feed my child? I am very much busy in corporate affairs and in kitty party and other things. तो बच्चा को जो सेटिस्फैक्शन होता है, आगे चल करके हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वहां भी जो है एरिक एरिक्सन की जब बात करेंगे, वहां वो अटैचमेंट को कितना महत्वपूर्ण माना गया है कि जब बच्चे माँ के स्तन से चिपक करके माँ के स्तन से दूध पीता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो उसको हेल्दी ग्रो करता है, क्योंकि वो सिक्योर फील करता है। वो स्किन की वार्मनेस, बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इसे दिखाया गया कि अटैचमेंट थ्योरी में कि संबंधन कैसे डेवलप होता है। अगर माँ उस चीज को नहीं करती है तो वो बच्चे आगे चल करके क्या होते हैं, फिक्सेटेड हो जाता है और ऑरल एडिक्ट होते हैं। ऑरल एडिक्ट होने पर उनको ओवरली ईटिंग करना, ड्रिंकिंग करना, चेन स्मोकर बनने की संभावना अधिक होती है और दे ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे डू नॉट डू एनीथिंग देयर ओन, अपने आप नहीं कर सकता है, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। और अगर ओवर फीडिंग करवाते हैं तो वो जो है दूसरा नतीजा आता है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और नहीं होने पर, डेप्राइवेशन होने पर ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है और जो है अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स हमने बताई। दूसरा स्टेज होता है, तो इसीलिए प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा स्टेज होता है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज एनल स्टेज की बात कर रहे थे, अब बुधा अवस्था की बात आता है। इस अवस्था में बॉल मूवमेंट जो आपको एक्सक्रीट करने का जो है और उसे होल्ड करके रखना फिजिक्स को, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें अगर बच्चा होल्ड करके रखने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो आगे चल करके बच्चा माइजर होगा, वो बहुत अधिक अपने आप में सीमित रहने वाला होगा। लेकिन अगर वो बहुत बार फ्रीक्वेंट विजिटर है टॉयलेट का, तो इनका कारण वो दिल फेक प्रकृति का होगा, क्रेजीनेस होगा। अब इस स्टेज में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लगभग 1.5 साल की अवस्था में, ईयर में बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग,
अगर ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो माँ बाप पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, अगर वह बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, माइल्ड तरीके से होता है, तो बच्चे हेल्दी डेवलप होते हैं। लेकिन अगर आप उसको बहुत अधिक एम्फेसाइज करते हैं, बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं, तो इसका असर क्या होता है, बच्चों में बहुत अधिक ऑर्डरलीनेस आ जाता है और वो ऑथोरिटी फिगर को स्वीकार नहीं कर पाता है और बहुत अधिक एक्स्ट्रा क्लीनिनेस के प्रति उसकी ऑब्सेशन हो जाता है और ऑब्सेसिव हो जाता है, मेनिक हो जाता है सफाई को लेकर के, बहुत ही ऑर्डरली रहना, थोड़ा सा भी गड़बड़ उसे बर्दाश्त नहीं होता है और ऐसे बच्चों को आगे चल करके अडेप्ट करने में इन्वायरमेंट में बहुत दिक्कत होती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा स्टेज आता है फेलिक स्टेज, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है। इसमें इस स्टेज में बच्चों में, बॉयज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, जो यूनान के एक मिथोलॉजी है और उसमें कहा गया कि ऑडिपस नाम का एक राजकुमार था जिसने अपने फादर को मार करके अपने मां से शादी कर लिया था। इसमें कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स से के प्रति आकर्षण डेवलप होता है और सेम सेक्स के जो पेरेंट्स होते हैं उसके प्रति विकर्षण होता है और उसके प्रति राइवलरी डेवलप होती है। सो a child start to identify themselves with their boy with their father and girl with mother, और इसलिए आप देखेंगे कि उस स्टेज में वह उन्हीं स्टैंडर्ड को, उन्हीं वैल्यूज को या उन्हीं तौर तरीकों को अपनाता है जो उसके फादर करते हैं और लड़कियां उस चीज को जो उसकी मदर करती है। एंड थ्रू दिस वे दे वांट टू रिप्लेस देयर फादर और मदर एंड कम इन द पोजीशन ऑफ देम, ये वो ट्राई करता है वहां आने के लिए। अब क्या होता है कि अगर इस स्टेज में बच्चों का ये जो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है समय आने पर, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं होता है, फिक्सेटेड हो जाता है, तो ये क्या करता है, वीक सेंस ऑफ मोरालिटी, बच्चों में अनैतिकता का विकास होना, ऑथोरिटी फिगर्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होना और अदर्स तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। फेलिक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जो आपको बताया कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, वो याद रखिएगा। इन विच स्टेज चाइल्ड स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विथ देयर पेरेंट्स, तो ये भी याद रखिएगा इसी स्टेज में होता है और इस स्टेज में सेक्सुअल अवेयरनेस बच्चों की हो जाती है। क्या मेल और फीमेल का जो अवेयरनेस होता है इस स्टेज में बच्चों में होना डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेटेंसी स्टेज कहते हैं। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि वो एकदम शांत सा अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का अपने बॉडी पर जो है कम ध्यान आकर्षण जाता है एंड दे ट्राई टू स्टार्ट लर्न डिफरेंट स्किल्स बाय विच दे कैन सर्वाइव और अडैप्ट विद देयर एनवायरनमेंट इन नियर फ्यूचर। सो दे स्टार्ट टू गेन द डिफरेंट इनसाइट्स, डिफरेंट स्किल्स बाय विच दे कैन ग्रो एज अ मेन इन नेक्स्ट में। और इस स्टेज में वो शांत होता है, सेक्सुअल डिजायर्स ना के बराबर होता है, अपने मातृभूमि, प्यार, ब्रेक करना, इस तरह की चीजें बच्चों में अधिक होती है, मॉरली बहुत साउंड होता है इसलिए स्टेज। लेकिन फिफ्थ स्टेज जो आता है वह कहलाता है जेनाइटल, लिंग प्रधानावस्था। जेनाइटल स्टेज जो स्टार्ट होता है वो 12 से, जब वो किशोरावस्था प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होती है वो जेनाइटल स्टेज होता है। अब जेनाइटल स्टेज में भी 3 स्टेजेस से गुजरता है बच्चा। एक को कहते हैं ऑटो एरोटिक स्टेज। इस स्टेज में बच्चे अपने ही शारीरिक अंगों के प्रति बहुत ही आकर्षित महसूस करता है, अपने ही अंगों को वो छेड़ता है, उससे जो है कुछ क्रियाएं करता है और उससे वो सेक्सुअल प्लीजर को प्राप्त करता है। दूसरा ऑटो एरोटिक, अपने से ही उत्तेजित होना। दूसरे स्टेज में होता है, इस स्टेज में बच्चों में होमोसेक्सुअलिटी डेवलप होती है, जो सेम सेक्स के प्रति आकर्षण डेवलप होता है और इनका सिग्नल फ्रंट में अनकॉन्शियस होता है। इसीलिए बच्चों का जो ग्रुप बनता है, लड़कों का समूह, मित्रों का समूह लड़कों का बनता है और लड़कियों का जो समूह बनता है वो लड़कियों का फ्रेंड का ग्रुप बनता है इस स्टेज में। सेकेंड जो आपका जेनेटल स्टेज का सेकेंड पार्ट है उसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी का स्टेज। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी में डेवलप हो जाता है और हेट्रोसेक्सुअलिटी में जब डेवलप हो जाता है तो उसमें अब अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण डेवलप हो जाता है और वो एक जो
सोसाइटी में जो स्टैब्लिश नॉर्म है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। अगर इसी में वो फिक्सेटेड हो गया तो जो है नार्सिज्म डेवलप हो जाएगा, बहुत ऑटो इरोटिक होगा तो नार्सिज्म हो जाएगा, वर्चुअल दुनिया में उसे अच्छा लगेगा। अगर सेकेंड स्टेज में फिक्सेटेड हो जाता है तो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इंक्लिनेशंस, इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती है, जो लेस्बियन और गे जैसे चीजें हैं उसमें उसका हो सकता है। इसके पूरा फुल प्रूफ कुछ कहानी जा सकता है ये ओरिएंटेशन के बारे में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इस तरह से 5 स्टेजेस होकर के चलता है और हर स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व नहीं हुआ, अब देखोगे कि अगर ये फेलिक स्टेज में भी फिक्सेटेड नहीं हुआ तो कुछ ऐसे लड़के और लड़कियों को अपने बॉडी पार्ट्स को एग्जिबिट करने में मजा आता है। वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है जो फेलिक स्टेज में उसकी फुलफिल नहीं हुई, और सो ही इज एग्जिबिशनिस्ट। वो प्रदर्शन करना, अपने शारीरिक अंगों को दिखाना दूसरों को, जो ये उसमें आता है। बहुत अधिक जो है सजना धजना, ये सारी चीजें वहां आती है। और इस तरह से ये 5 स्टेजेस में बच्चे डेवलप होते चला जाता है। सिगमंड फ्राइड का इमेंस कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन्होंने ओवर एम्फेसिस किया सेक्स को, और अर्ली जो है चाइल्डहुड को ही इन्होंने महत्वपूर्ण माना। और इसीलिए बहुत सारे इनके ही शिष्य उनके इस बात से सहमत नहीं थे कि पर्सनालिटी केवल जो है जीवन के शुरुआती दौर में ही डेवलप होता है। उनका कहना था कि जीवन का जो इट इज अ डायनेमिक एंड इट चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ। अब पर्सनालिटी कैन चेंज विद द interpersonal relation, with the environmental influences, but Sigmund Freud is very dogmatic about their approach. So उनके ही जो अपने शिष्य थे, अपनी बेटी अन्ना फ्राइड की बात करें या आप एडलर की बात करें, कार्ल जुंग की बात करें, फ्रोएम की बात करें, सुलिवियन की बात करें, उनके हिस्से से इनसे अलग हो गया और उन्होंने एक नए स्कूल की स्थापना की जिसे कहा न्यू फ्राइडियन, जिसको हम अगले क्लास में बात करेंगे। हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीजों को देख रहे हैं, फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं होती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑनलाइन में छूट जा रही है। मैं कोशिश करता हूं कि सबको समेटूं। आगे हम कल बात करेंगे। इन्होंने अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, अपने को संभालने के लिए, अपनी दुश्चिंताओं से बचने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां दी थी, उन रक्षा युक्तियों पर जिसपे ये खुद और इनकी बेटी अन्ना फ्राइड ने एक्सटेंसिवली काम किया चल करके। तो अगले क्लास में हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे जिन्होंने, जैसे प्रोजेक्शन है, रैशनलाइजेशन है, डिनाइल है, सब्लिमेशन है, इन सारी चीजों की बात करेंगे हम कल के क्लास में। तो आपसे ये आग्रह है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कि मैं और अधिक आपके लिए काम कर सकूं और आपके बेहतर के लिए काम कर सकूं, आगे नई नई चीजों को ला सकूं, आपको एक नई दृष्टि प्रदान करूं। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।